अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है तीन चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें स्पेस, टाइम और मैटर, ठीक है, तीन मेन चीज होते हैं। स्पेस, टाइम एंड मैटर। स्पेस, टाइम और मैटर। स्पेस जो है वो पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, जैसे एक्स, वाई और जेड, ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। और साथ उसमें चौथी डायमेंशन होती है टाइम की, ठीक है। और तीसरी चीज इनके अंदर होती है मैटर, क्वांटिटी, ठीक है। अब आपका पूरा जो है ये यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, इसके अंदर स्पेस भी है, टाइम भी है और उसके अंदर मैटर भी है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्चुअली बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है स्टडी करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये हमने ये देखनी है, ये मैं जस्ट आज के लेक्चर में ये रिव्यू करूंगा। रेस्ट एंड मोशन, ये मेरा हाल 5वीं क्लास से हम इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, रेस्ट और मोशन को। तो पहली बात तो ये है कि मोशन जो है वो कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, रिलेटिव है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही हो, ठीक है, यानी कि मुसलसल उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो अब जैसे मैं हूं यहां पर रेस्ट पे कर रहा हूं, तो अभी तो मेरी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो मैं कहूंगा कि आई एम ऑन रेस्ट, दिस इज माई स्टेट, ये मेरी स्टेट है कि मैं रेस्ट के ऊपर हूं। लेकिन अगर मैं यहां से कदम लेके यूं चलना शुरू कर देता हूं, या उस तरफ मूव करता हूं, या इस तरफ मूव करता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एंड यू पीपल आर ऑब्जर्विंग मी। ये जिनकी पेंसिलें टिक टिक आ रही हैं उनको उठा के सारों को मैं बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। ये पेंसिलें बंद करें, ये मेरे सर में लग रही हैं, नहीं पढ़ने पे दिल तो बाहर चले, दिमाग जो है ना वो क्लास के अंदर रखें, ठीक है। अब जो रेस्ट है वो भी आप डिफाइन कर रहे हैं कि मैं रेस्ट पे, यहां से मूव करूंगा, ये भी आप डिफाइन कर रहे हैं कि मैं मूव कर रहा हूं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। मेरे रिस्पेक्ट से आप, इवन कि मैं अपने फ्रेम के अंदर मूव कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग जो हैं वो रेस्ट के ऊपर, यू आर सिटिंग, ठीक है, एंड यू आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज यू सिटिंग ऑन द चेयर, जो कि वो चेयर जो है वो किसी हाइट एच के ऊपर, तो आप क्या पोजेस कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको पोजेस कर रहे हैं। तो रेस्ट तब है कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और मोशन तब है जब बॉडी की पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो if the body changes its position continuously, तो अगर बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जर्वर उसको नोट कर रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है, देन it is said to be in the state of motion। तो हम कहेंगे कि ये किसी स्टेट ऑफ मोशन में है,
with respect to that observer. उस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है, वो मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर के हिसाब से जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो देन इट इज ऑन रेस्ट। इफ द बॉडी नॉट changes its position with respect to observer, then it is in the state of rest. तो फिर ये रेस्ट की स्टेट में है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है, बेसिकली ये एक दूसरे के रिलेटिव, ठीक है। अब ऑब्जर्वर ही डिफाइन करता है कि रेस्ट है, ऑब्जर्वर ही डिफाइन करता है कि मोशन, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से आप इसको डिफाइन करना है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, या रेस्ट पे है या मोशन है। तो ये रिलेटिव है एक दूसरे के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद अब दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ये जो हम बार बार बॉडी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, बॉडीज, हम कह रहे हैं ना बॉडी बॉडी, बार बार बॉडी का या ऑब्जेक्ट का या बॉडी का नाम जो लेते हैं। तो बॉडी बेसिकली एक मैटर है, ठीक है। क्या है? एक, हम कहते हैं ना बॉडी, हम सब क्या है? एक बॉडी है। वी आर ऑल ए बॉडी। तो बॉडी जो है वो क्या है? वो एक मैटर है विच ऑक्यूपाइज ए लिमिटेड पोजीशन ऑफ स्पेस, जो कि कुछ हिस्सा स्पेस का ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। मोटा बंदा जो होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पतला बंदा जो होता है वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन मैटर है। मोटे के अंदर ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा मास कंटेन्ड है, ठीक है। पतला जो है उसमें थोड़ी चर्बी है, ज़िंदगी भी आसान है उसकी। मोटा वाला बंदा जो है वो मुश्किल में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मास कंटेन, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो बॉडी क्या, बेसिकली ऐसी वो चीज़ कि जो स्पेस के अंदर कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करे उस स्पेस का, उसको हम बॉडी कहते हैं, मैटर जिसको हम कहते हैं। अब कहते हैं ये अर्थ है, अर्थ स्पेस के अंदर है, उसका मास है कुछ, जितने सारे सितारे हैं उनका मास है, तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा स्पेस के अंदर जो है उसको कवर कर रहे हैं, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज ए मैटर। बॉडी जो है वो एक मैटर है विच occupies a limited position of space, जो कि लिमिटेड पोजीशन ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब जो क्वांटिटी होती है मैटर की किसी बॉडी के अंदर, उसको हम मास कहते हैं। अब बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितना मैटर वो रख रहा है, उसको हम मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द बॉडी इज नोन एज mass। तो उसको हम मैस का नाम देते हैं। डस्टर है आगे।
है पर कागज दे दो, कागज दे दो। अच्छा, उसके बाद एक और डेफिनेशन आप तो ये बॉडी की हमें समझ आ गई कि बॉडी, हम बॉडी 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 कहते हैं, ऑब्जेक्ट बॉडी, व्हाट इज बॉडी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद पार्टिकल, अब पार्टिकल का भी बड़ा नाम देते हैं बार बार कि पार्टिकल क्या होता है। अब पार्टिकल जो है, हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स, जब आप पार्टिकल्स तक जाते हैं तो हम किसी बॉडी को भी पार्टिकल कह सकते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी पार्टिकल कह सकते हैं, उनके अंदर जो एटम्स हैं उनको भी पार्टिकल कह सकते हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उनको भी हम पार्टिकल्स कहते हैं। ये सारी पार्टिकल्स, ठीक है। तो बॉडी जो है एक्चुअली उसकी डायमेंशंस जो है वो पार्टिकल्स की होती हैं, ठीक है। तो अब बॉडी whose dimensions, ठीक है, ऐसी बॉडी के जिसकी डायमेंशंस जो हैं कैन बी neglected in describing its motion, ठीक है। तो ऐसी बॉडी के जिसकी डायमेंशंस को निगलेक्ट करते हम मोशन को डिस्क्राइब करते हुए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अर्थ को भी तो एक पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। आप इसकी डायमेंशंस को निगलेक्ट कर दें, भाई कि भाई इतनी बड़ी अर्थ है हम छोड़ देते हैं, सन को भी तो पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। आप यूं भी सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अर्थ एक पार्टिकल है और उस अर्थ के अराउंड जो है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये अर्थ है, ठीक है, या ये सन है और इसके अराउंड अर्थ एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर हम इसको पार्टिकल कह रहे हैं। पार्टिकल बेसिकली तो हम ये समझते हैं ना कि छोटी चीज होती है, ऐसे ही होता है ना, पार्टिकल हम ये समझते हैं। लेकिन जब आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो और उस वक्त आप उसकी डायमेंशंस को मद्देनजर ना रखें, ठीक है, उसके क्योंकि जो पार्टिकल है वो तो छोटे से छोटा भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी तो पार्टिकल ही है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल उस चीज को कहते हैं जिसकी डायमेंशंस को मोशन के दौरान मद्देनजर ना रखा जाए, ठीक है। ये ना सोचा जाए कि ये बड़ा है या छोटा, बस उसको पार्टिकल का नाम दे दिया, ये पार्टिकल, अर्थ इज अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हम उसको पार्टिकल, हम इसकी डायमेंशंस को नहीं यहां पर डिस्कस कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये तो बात होगी बॉडी की, पार्टिकल की, रेस्ट की, मोशन की। अब आ गए उसके बाद मैकेनिक्स के ऊपर। चूंकि ये कोर्स का नाम ही क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स का जब भी नाम आता है तो फौरन हमारे जहन में मोशन का तस्वुर जो है वो पैदा होता है। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन। और मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दिस आर मैकेनिकल एनर्जीज। तो मैकेनिक्स, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और कोई फिजिकल इफेक्ट्स उस बॉडी की मोशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो फिजिकल इफेक्ट्स उस बॉडी की मोशन को इफेक्ट कर रहे हैं उनको स्टडी जो किया जाता है, वो जो ब्रांच यूज की जाती है उनको स्टडी करने के लिए फिजिक्स की, उसको हम मैकेनिक्स का नाम देते हैं।
मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग, उनको हम मैकेनिकल कहते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर आप ये देखेंगे कि आपने जो क्लासिकल मैकेनिक्स 1 भी पढ़ी है, उसके अंदर भी सारी आपने वही चीज़ें पढ़ी हैं जो मोशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आके हमने सारी वही चीज़ें पढ़नी है जो पार्टिकल की मोशन से रिलेटेड। ठीक है, अब मोशन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें एनर्जी भी होती है, जिनमें पोजीशन भी होती है, ठीक है, जिनमें मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये मोशन से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर की जो पहली किताब आप पढ़ना शुरू करते हैं जब फर्स्ट ईयर की, तो वेक्टर्स के चैप्टर से ही आप एक्चुअली मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके में 7वें चैप्टर तक आप मैकेनिक्स ही पढ़ते चले जाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। ये स्टडी है मोशन की, एंड द फिजिकल इफेक्ट्स विच influences the motion, जो कि मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहां पर 2 मैकेनिक्स की ब्रांचेस होती हैं, ये भी हमने बार बार इनको पढ़ा हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। नंबर 1 काइनेमैटिक्स और नंबर 2 डायनामिक्स। ये यकीनन आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं। अगर मैं किसी फिलासफर से पूछूं तो वो मुझे इसका जवाब देगा। ये सारे हम फिलासफर ही हैं ना। क्यों भाई औरंगजेब, क्या फर्क होता है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स? तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं काइनेमैटिक्स की? देख लो, 6ठे सेमेस्टर में पहुंच गया, 6th टर्म में। काइनेमैटिक्स जो है ये बेसिकली मोशन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करती है। मोशन को किस तरह डिस्क्राइब कर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मोशन। अगर कोई आप कहे कि ये प्रूव करो कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो कैसे करोगे प्रूव? उसकी स्पीड निकालोगे, उसकी वेलोसिटी निकालोगे, उसका एक्सेलरेशन निकालोगे, उसकी पोजीशन में चेंज को स्टडी करो, तब भी पता लगेगा ना। तो काइनेमैटिक्स के अंदर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि क्यों बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि अब कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इट हैज डिस्प्लेसमेंट, इट हैज वेलोसिटी, इट हैज एक्सेलरेशन इफ सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स जो है उसको ऊपर एक्ट करती है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन उसके अंदर पड़ेगी। दिस इज काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्योंकि आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, काज को तो देख नहीं रहे। दूसरी जो डायनामिक्स है वो एक्चुअली क्या, न्यूटन के 3 लॉज। डायनामिक्स बेसिकली क्या है, न्यूटन के 3 लॉज हैं। न्यूटन के 3 लॉ क्या बताते हैं आपको कि भाई मोशन कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज द काज ऑफ द मोशन, मोशन का काज क्या है। तो मोशन का काज जो है उसको डायनामिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, कि किस तरह मोशन, अब जारी बात है फोर्स लगी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा किया, व्हाट इज दिस, न्यूटन सेकंड लॉ।
एक्शन और रिएक्शन, दो बॉडीज ने जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा तो उन्होंने एक्शन और रिएक्शन किया, ठीक है, ये भी काज है, बता रहा है न्यूटन का तीसरा लॉ। फिर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी अनटिल कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को वो चेंज नहीं कर देती। यहां अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ही करती रहेगी अनटिल कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी को वो चेंज नहीं कर देती। तो ये न्यूटन के तीन लॉ हैं। तो ये न्यूटन के तीन लॉ जो है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इसी को डायनामिक्स को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कैसे डायनामिक्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ये पता ही है आपको इसका। उसके बाद आए आगे क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम जो कोर्स हमने पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स उस तक पहुंचिए। क्लासिकल मैकेनिक्स, अब वो मैकेनिक्स जो न्यूटन के तीन लॉज और यूक्लिडियन स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रही हो। यूक्लिडियन स्पेस होती है एक्स वाई एंड जेड, इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस या यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो उसके ऊपर जो मैकेनिक्स बेस कर रही हो उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम देते हैं। न्यूटन के तीन लॉ, यानी कि बार बार यहाँ पर न्यूटन के तीन लॉज इन्हें ही आना है, जिसको आप न्यूटेनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, जो प्रीवियसली आपने स्टडी भी की है। तो मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है उनके ऊपर, एंड 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस ज्योमेट्री आर स्पेस। ठीक है, जो न्यूटन के लॉज और यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ऊपर बेस कर रही हो उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम। अब इसी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक आ जाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है ये डील करती है उन पार्टिकल्स के साथ जो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, यानी कि दैट आर मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट और 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो वो पार्टिकल जो बड़े फास्ट मूव कर रहे होते हैं वहां पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये कहां पर यूज होती है? फॉर वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत तेज मूविंग पार्टिकल्स जो हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। अब दूसरे नंबर पर है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स। फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनके लिए यूज होती है। तो अगर यहां पर एच कट प्लांक कांस्टेंट 0 के बराबर हो तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है
changes to classical mechanics. ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसमें चेंज होती है अगर एच कट प्लांक कांस्टेंट जो है वो 0, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स है बिगर ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की। ठीक होगी जी बात। उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसके अंदर आगे 2 और टाइप्स आती हैं। एक इसमें आती है लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। अब जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के ऊपर, ठीक है। Lagrangian mechanics based on the principle of least action। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के ऊपर बेस करती है, और जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन on the principle of conservation of energy। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको लेक्चर को यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ, टाइम ओवर हो गया। तो अभी कुछ और चीज़ें रहती हैं जो बेसिक हमने स्टडी करनी है, वो फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम उनको